11th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको ये 2 स्टार्टिंग के लेक्चर यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का, ये आपको देखना चाहिए। 11th क्लास का जो मोस्टली सेशन रहता है वो बच्चे मौज मस्ती के साथ निकाल देते हैं, लेकिन मौज मस्ती के साथ में बाद में सारी मस्ती 12th क्लास में निकलती है, बिकॉज़ 12th क्लास में उनको कुछ आता ही नहीं होता स्टार्टिंग का। अगर आप तक ये वीडियो पहली बार पहुंचा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ शेयर करें, जिससे कि हम लोगों की रीच और भी ज़्यादा पहुंचे। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो हम लोगों के क्लास 11th के लिए होने वाला है, क्योंकि 11th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो मैं मोस्टली अपलोड नहीं करता हूँ। बट आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 11th क्लास के लिए भी एक लेक्चर जो है अपलोड कर लेते हैं। वैसे मोस्टली हम लोगों के जो लेक्चर्स होते हैं वो क्लास 12th के लिए होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है हम लोगों का 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग नेम का एक चैप्टर है। अगर आपको याद होगा, तो अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले तो हम लोगों का कॉसल एंड लुईस अप्रोच आता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक एटम या दूसरा एलिमेंट या कुछ भी मॉलिक्यूल मान लो, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है और रिएक्शन होने के थ्रू कुछ नया बना देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया कि जब भी कोई दो एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एटम्स जिस सोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं आपस में, जैसे कि वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो एटम्स जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब एटम और एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, ये चीज इस वाले चैप्टर में बताया गया है। और सभी लोगों ने वन बाय वन अपने अपने कंसेप्ट दिए कि भाई केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहला जो अप्रोच था वो था कॉसेल लुईस अप्रोच। ठीक है, अब ये कॉसेल लुईस अप्रोच क्या है? कॉसेल एंड लुईस जो थे, उन्होंने ये बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है या कोई भी जो दो एटम्स होते हैं, जैसे कि एक एटम ये है, सपोज मान लो मार्कर का ये पार्ट है, ये एक एटम है और दूसरा एटम ये है, तो इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप, मतलब कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे, या तो वो शेयर होंगे या गेन एंड लॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन बताई कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स के, हमेशा ही एटम्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में या तो शेयर होंगे या एटम्स गेन एंड लॉस का सिस्टम करेंगे, जिससे कि केमिकल बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा कॉसेल लुईस अप्रोच बताया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई बॉन्ड क्यों बनता है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि हर एक एटम दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या गेन एंड लॉस करेगा, तो वो स्टेबल हो जाता है इनर्ट गैसेस की तरह। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, रेडॉन। तो उन सभी की तरह जो है ना, हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, तो इसीलिए एटम्स अपने बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉसेल लुईस अप्रोच। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाएंगे, मतलब जब एटम्स अपने बीच में बॉन्ड बनाएंगे, तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, या तो शेयर होंगे या गेन एंड लॉस होंगे। ठीक है, अब बात यह है कि शेयर होंगे तो इन्होंने कहा कि भाई इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, और अगर लॉस होगा तो दूसरे टाइप का बॉन्ड बनेगा। तो जब अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, तो अगर कभी भी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर डिफाइन करने को आए, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। और जब शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो फिर एटम्स के जो ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट मतलब लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, शेयरिंग से अगर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वही कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो हम कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ देखेंगे। जैसे कि नॉन मेटल के बीच हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो कि हम नॉर्मली याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर दो नॉन मेटल हैं तो उनके बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं जिसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग को दिखाएंगे। ठीक है, जैसा CH4 ले लिया, सबसे पहले H2O लेते हैं। अगर हमें कभी भी बॉन्डिंग को दिखाना है तो सबसे पहले हमारे पास जो दोनों एटम्स हैं उनको देख लेना है। जैसे मैं बता दूं वैसे ही सारे में करना, सभी में करना होता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 2 और 6 होता है सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 8 मतलब कि 1 होता है, तो ये इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, यानी कि अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो H2O होता है उसमें दो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में आएंगे, इसमें 1 ही आएगा। हम क्या करेंगे कि जो एटम कम होता है उसको सेंटर में रखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, ऑक्सीजन को हम लोग सेंटर में बनाएंगे, हाइड्रोजन को इधर इधर बना देंगे क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के कितना है? 1। तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे पहले। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जो कि अपने बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट कर सकता है। तो इसको इसके पास अभी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलना जरूरी है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलना जरूरी है। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कौन करेगा? ऑक्सीजन शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा क्योंकि इसको एक चाहिए है।
जिससे इसका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो जाए। ऐसे ही ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। टोटल इसके पास कितने थे, 6, बचे कितने इसके पास, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने यूज नहीं करेगा, ठीक है। इसने क्या किया कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इधर से इधर ये भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब शेयरिंग में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर कराएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इस तरीके से ये एक रिप्रेजेंटेशन बन गया इलेक्ट्रॉन का। शेयरिंग कैसे हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, यानी यहाँ पे हमारा बॉन्डिंग बन रही है किस टाइप से, शेयरिंग से। क्या कराना होता है, हर एक एटम को बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, हाइड्रोजन 2 ही करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरे की तरफ चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो एटम्स हैं उनको बनाओ, ऑक्सीजन और कार्बन है यहाँ पे, कार्बन का 2 and 4 बनेगा, इसका 2 and 6 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 6 2 4 का सिस्टम बन रहा है। अब देखो सेंटर में कौन रहेगा, कार्बन रहेगा, क्योंकि कार्बन कम है, ओके। अब हमने ये बताया था कि जो सराउंडिंग एटम्स हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन दिखा दो, सबके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे बैलेंस वाले, ठीक है। बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के पास 6 तो ऑलरेडी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जैसे कि 8 पूरे हो जाए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि हर एक कार्बन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा, ये कार्बन भी इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने दो इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो इनके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट वाली, इसका मतलब कार्बन भी इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, ओके। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्या, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, हर एक एटम ने, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनेंगे। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं वाटर में कितने बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड ही बनेगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ही बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा H2O का स्ट्रक्चर, और ये हमारा हो जाएगा CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग वाला लॉजिक होता है। तो ये तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आई होप आपको समझ में आया होगा। कोवलेंट बॉन्ड में क्या करना है, ये सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आता है दूसरे टाइप का बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस टाइप का जो बॉन्डिंग होता है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, मतलब कि एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, तब ये बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड NaCl में बन सकता है, बिकॉज Na इज अ मेटल, Cl इज अ नॉन मेटल, ठीक है। MgCl2 में बन सकता है, MgO में बन सकता है, ठीक है। तो इन सभी में अगर इसी तरीके से आपको पहचान लेना है, MgCl2 कोई भी अच्छा मेटल, यानी कि फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का मेटल, और कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से अगर कोई भी हो, तो हमेशा ही आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है कि जैसे NaCl है, तो Na का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, 281 हो जाएगा। क्लोरीन का क्या होगा, 17, 287। अब क्या होगा कि हमें सोडियम का ऑक्टेट पूरा कराना है, तो या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 दे दे। ऐसे ही क्लोरीन का हमें ऑक्टेट पूरा कराना है, तो या तो ये 7 दे दे या 1 ले ले। तो इस तरीके से क्या होता है कि सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो सोडियम पे प्लस आ जाएगा, और इसका सोडियम का ऑक्टेट क्या हो जाएगा पूरा, क्योंकि बैलेंस सेल हो जाएगी 8, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव, और क्लोरीन में जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 8, ठीक है। तो इस तरीके से 7 वाला 8 हो जाएगा और 1 वाला भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा आयनिक, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग शो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे, ठीक है। क्लोरीन जो दूसरा एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, जो कि यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर ही सर्कल किया जाता है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन, तो इस सोडियम के ऊपर हमें प्लस शो कर देना है, और क्लोरीन के ऊपर हमें माइनस शो कर देना है, और साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन शो कर देना है, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आयनिक बॉन्ड को शो करता है। आयनिक बॉन्ड को कभी भी डॉट या डैश लगा करके शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों ही खत्म हो गए हैं। लुईस कंसेप्ट यानी कि जो कॉसेल अप्रोच है वो यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर होकर के बॉन्ड बनता है।
तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। जैसे कोवेलेंट में डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड कब होता है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का होने वाला है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ओके, तो हम लोग के पास नया टॉपिक आ गया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, तो इसमें कुल मिलाकर के बॉन्ड कैसे बनता है ये चीज बताई जाएगी। तो सबसे पहले कौशल लुईस ने बताया कि भाई बॉन्ड ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन बाद में जो आ गई है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उन्होंने बताया कि भाई बॉन्ड बनने का एक दूसरा तरीका भी होता है, लॉजिक होता है। इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले तो ये थ्योरी दी किसने दी? ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हिटलर एंड लंदन ने दी थी, और इन्होंने बताया कि भाई जो बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच तब बनता है जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब sp-d-f ऑर्बिटल्स, ठीक है, s ऑर्बिटल, b ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स आपको पता है ना, कहाँ पता होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ा है हम लोगों ने कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, KLMN सेल्स होती हैं, sp-d-f ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब सब्सटेंस होती हैं, उनमें ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि कभी भी जो केमिकल बॉन्ड बनता है, एटम, एक एटम है, दूसरा एटम है, इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इस वाले का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को छिपा लेंगे, तब बॉन्ड बनता है। बढ़िया है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, यानी कि एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे एस हो, चाहे पी हो, डी हो, एफ हो, कुछ भी हो, तो एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, ये चीज इन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की। इन्होंने बताया कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप का मतलब जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये इसको ओवरलैप करेंगे तो फिर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जो कुछ पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा। सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, मतलब एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ वही ओवरलैप कर सकते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, मतलब अलग अलग एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एस और पी ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो ये एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन एस ऑर्बिटल कभी भी डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि उनके बीच एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे ही एस कभी भी एफ ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो एस ऑर्बिट, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तब ओवरलैप करेंगे जैसे एक एटम है, दूसरा एटम है, ये दोनों सेम प्लेन में है, सेम प्लेन मतलब एक ही सरफेस पे है। तो इन्होंने ये भी कंडीशन बताई कि अगर दोनों ही एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। इसको LCAO मेथड कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। अब इन्होंने क्या बताया कि जो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप तो करेंगे, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं वो दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। एक हमारी ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और एक हमारी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है? एक हमारी होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, अब मैं ओवरलैपिंग को बताता हूँ कैसे होती है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग देखो क्या होता है, अगर हमारे पास एस और एस मतलब एक एस ऑर्बिटल है, एक दूसरा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, आप सभी को पता है। दूसरा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये ऑर्बिटल दोनों अगर आपस में ओवरलैप करें, जैसे एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा हाइड कर दें, तो उस बोले हाइड पार्ट को ही बोलते हैं ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो रही है जितनी ज्यादा, इन्होंने क्या बताया, इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है, देखो ये जो एस ऑर्बिटल होता है ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। ठीक है, मतलब इसके लोग किसी भी एक्सेस के लॉन्ग नहीं होते। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल में तुम्हें ओवरलैपिंग दिखा देनी है, तो एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग से हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल होती है ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इन्होंने क्या बताया कि भाई बॉन्ड दो टाइप का बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने देखा है कि जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे एक बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, दूसरे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं, है ना, तो वो इसी कंसेप्ट में बताया गया। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये कुल मिला के ओवरलैपिंग हो रही है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा, अगर कभी हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, दो पी ऑर्बिटल्स हो, तो भी हमारी बॉन्डिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर दोनों ही पी ऑर्बिटल ऐसे टाइप वाले हैं जिसमें कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्लेस्ड है, तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर एक ऑर्बिटल इस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल भी हॉरिजॉन्टली ही है, मतलब एक एटम का ये ऑर्बिटल है, एक दूसरे एटम का ऑर्बिटल है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों एटम्स को पास में लाऊंगा तो इन दोनों के ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब मिक्स हो जाएंगे।
तो मिक्स होने से इन दोनों के बीच जो ओवरलैपिंग होगी, है ना, यहाँ से अगर ये पास आएगा तो ये एक दोनों के लोब्स आपस में टच हो जाएंगे, है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और यहाँ भी हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो क्लियर है। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है चाहे दोनों ही एस ऑर्बिटल जुड़ जाए, चाहे एक एस ऑर्बिटल हो, एक पी ऑर्बिटल भी जुड़ सकता है, या फिर दोनों ही पी ऑर्बिटल हो, दोनों पी ऑर्बिटल लेकिन कैसे होने चाहिए, हॉरिजॉन्टली वाले होने चाहिए, तो भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक एस ऑर्बिटल हो और एक पी ऑर्बिटल हो तो भी हम सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अगर एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा कोई पी ऑर्बिटल है हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, तो भी इनके बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्योंकि इस वाले एस ऑर्बिटल का लोब और इस वाले पी ऑर्बिटल का लोब, मतलब एक एस ऑर्बिटल बनाओ और एक हॉरिजॉन्टल वाला पी ऑर्बिटल अगर बनाएंगे तो उनके लोब भी आपस में टच कर सकते हैं। तो जिनके लोब आपस में टच कर सकते हैं वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं और उनसे बॉन्ड बन सकता है, ये बात बताई गई है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा वाला ऑर्बिटल होता है, ऐसे वाला, तो वो एस ऑर्बिटल के साथ मोस्टली ओवरलैपिंग अच्छी नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी ओवरलैपिंग आती है, ओके, दूसरी होती है हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, जैसे एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऐसा वाला पी ऑर्बिटल, ठीक, और दूसरा भी एक ऑर्बिटल है ऐसा ही वाला, ठीक है, एक ये ऑर्बिटल है, एक एटम का ये पी ऑर्बिटल है, और ये मान लो ये पी वाई ऑर्बिटल है या पी वाई ऑर्बिटल मान लो है। ठीक है, ये कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्सेस कोई फिक्स थोड़ी ना होता है, जेड एक्स वाई। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई अगर दो ऐसे वाले ऑर्बिटल्स होंगे पी, तो वो दोनों ऐसे ऐसे आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों एटम्स को पास में लाएंगे तो इन ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से, ये लोब इससे ओवरलैप करेगा, ये लोब इससे ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे साइड साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। यहाँ से हमेशा कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हमको पता है कि पी ऑर्बिटल तीन टाइप का होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल है जो कि ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग साइड वाइज ही हो सकती है, हेड टू हेड तो होगी नहीं, हेड टू हेड मतलब लोब ऐसे करके जुड़े, और साइड वाइज मतलब लोब ऐसे करके जुड़े, ऐसे करके लोब जुड़ते हैं अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहाँ से हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा और हेड टू हेड से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हमारे पास ऐसा वाला पी ऑर्बिटल होता जो ऐसा होता है एक्स, ये मान लो कि हमने z है, ये x है, ये y है क्योंकि हमने y यहाँ पे लिया था, ऐसे ही अगर दूसरा वाला भी ऐसा ही होता तो ये दोनों भी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल पास में जाएंगे सपोज, तो क्या होगा, एक ऑर्बिटल ऐसा बनाएंगे, एक ऑर्बिटल ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो इनमें भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों ही सेम ऑर्बिटल्स हैं। तो ये ओवरलैपिंग भी हमारी लेटरल ओवरलैपिंग ही बोली जाती है। ये ओवरलैपिंग भी कैसी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। यहाँ पे भी हमेशा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि भाई इन दोनों ही ओवरलैपिंग में अगर पाई बॉन्ड बनता है तो कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, ये वाली ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है वो वीक पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा ना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं ना। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बनते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई ऑर्बिटल फिक्स होते हैं, एस एस के साथ कर सकता है, एस पी के साथ भी कर सकता है, पी पी के साथ कर सकता है, लेकिन फिर ऐसा वाला होना चाहिए या फिर ऐसा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पी पी के साथ करेगा तो ये पीपी हो सकता है या ये पीपी भी हो सकता है या फिर दूसरा पीपी हम पहले भी देख चुके हैं तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, हेड टू हेड और लेटरल ओवरलैपिंग से या साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमसे ये कहते हैं कि भाई पाई मतलब बॉन्ड कैसे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। कितने टाइप से ओवरलैपिंग हो सकती है, दो टाइप से, साइड वाइज, हेड टू हेड। हेड टू हेड कब बोलेंगे, जब लोब्स आपस में लेटरली जुड़ेंगे, हॉरिजॉन्टली जुड़ेंगे मतलब, ठीक है, उससे हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर पाई लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कि लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, वर्टिकल लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग बोली जाएगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा ही पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे पी दो ऑर्बिटल हो, या फिर तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। अगर एक डी ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल है तो भी पाई बॉन्ड ही बनेगा क्योंकि उसमें भी हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने आज दो कंसेप्ट देखे हैं। तो इस तरीके से वीडियोस के लिए, इस तरीके वीडियोस के लिए अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े, कॉन्टैक्ट देना है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। अगर 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो और भी वीडियोस आएंगी। अगर रिस्पांस अच्छा मिलता है तो वी विल क्रिएट मोर वीडियोस फॉर दी 11th क्लास, अदरवाइज वी क्रिएट मोर वीडियोस फॉर द 12th क्लास बिकॉज 12th क्लास में मटेरियल ज्यादा पड़ा हुआ है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।